Dear friends, welcome to the session of nationalism in India. And in nationalism in India, we are going to learn part 3 of this lesson, and that is towards civil disobedience. तो इसके पहले हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिया है, और इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस, जो कि एक मूवमेंट है। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को किया था स्टार्ट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। February 1922 में महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको विड्रॉ करने का डिसाइड कर लिया था। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायोलेंट। उनको महसूस हुआ था कि जो मूवमेंट है वो वायोलेंट हो गया है, हिंसक हो गया है इन मैनी प्लेसेस, एंड सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। की इन सत्याग्रही लोगों को और अच्छे से ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी मास स्ट्रगल करना पड़े, एक साथ मिल करके जो स्ट्रगल करना पड़े, उसमें और अच्छे से वो तैयार हो जाए। विद इन कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ ट्राई टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर ऐसे थे जो लीडर मास स्ट्रगल से बहुत ही अब थक चुके थे, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल that had been set up by the government of India Act 1919। अब ये जो भी कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे, वो लीडर मास स्ट्रगल से थक चुके थे, और जो काउंसिल के प्रोविंशनल काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले थे, उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इनकी इच्छा हो गई थी। और ये जो इलेक्शन का जो प्रोविज़न था, वो सब किसने सेट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ऐसा सेट किया हुआ था कि प्रोविंसेस जो है, मतलब प्रोविंसेस का मतलब ये सब कह सकते हो कि राज्य जो होते हैं उनकी काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन किस एक्ट के तहत हो रहे थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत ये प्रोविंस के अंदर इलेक्शन होने वाले थे, और इलेक्शन के अंदर बहुत से कांग्रेस के लीडर ऐसे थे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। They felt that it was important to oppose British policies within the council। इन लीडर्स का ऐसा सोचना था कि अगर हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करना ही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना ही है, तो हम काउंसिल के अंदर पहले लीडर बन के चले जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश जो भी पॉलिसीज बनाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस पॉलिसी को अपोज हम उसके अंदर रह के करेंगे, हम बाहर खड़े रह के अपोज करना नहीं चाहते हैं। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और ये आर्ग्यूमेंट करना चाहते थे नए रिफॉर्म करने के लिए, या नया सुधार करने के लिए भी, या कुछ भी अपोज करना हो, कोई नया रिफॉर्म करना हो, और डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहते थे ये जो काउंसिल बना रखी है, जो भी काउंसिल्स हैं, वो भी ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। इन सभी बातों का विरोध करना ये सब चाहते थे, लेकिन ये विरोध करने के लिए वो क्या तरीका अपनाना चाह रहे थे कि प्रोविंशनल काउंसिल के अंदर इलेक्शन लड़के वो जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ रहकर इसका विरोध करेंगे। ऐसा इनका सोचना था, और ऐसा इन्होंने डिसाइड किया था। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज नाम की पार्टी बनाई थी एक, विद इन द कांग्रेस, टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। विद इन द कांग्रेस मतलब इन कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। और ये क्यों बनाई थी? टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, कि काउंसिल पॉलिटिक्स जो हो रही है, उस काउंसिल पॉलिटिक्स का जवाब देने के लिए, उनसे आर्ग्यूमेंट देने के लिए ही उन्होंने स्वराज नाम की पार्टी बनाई थी। बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल जो नेहरू हैं, इन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया? इन्होंने फोकस किया कि रेडिकल मास एजिटेशन। उन्होंने और भी मास एजिटेशन, मास का मतलब होता है पब्लिक, तो मास एजिटेशन उन्होंने करने के लिए डिसाइड कर लिया। और भी रेडिकल मूवमेंट करना चाहते थे, मतलब और थोड़ा उग्र मूवमेंट करना चाहते थे, थोड़ा और उनका थोड़ा और जो भी एंगर जो भी है वो इसके थ्रू शो करना चाहते थे। तो रेडिकल मास मूवमेंट का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट तो थोड़ा और भी उग्र हो, और ज़्यादा अंग्रेजों को तेज लगे, ऐसा मूवमेंट करना चाहते थे। और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर हैं, जो कि कांग्रेस में हैं, उनकी डिमांड अब फुल इंडिपेंडेंस की, हमको पूरा पूरा इंडिपेंडेंस ही चाहिए, हमको अंग्रेजों को यहाँ पे रखना ही नहीं।
ये बात उनके माइंड में थी। इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट, इस तरह की इंटरनल डिबेट की सिचुएशन के अंदर डिसेंशन टू फैक्टर्स अगेन shaped Indian politics towards the late 1920. इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट, तो इंटरनल डिबेट होने लग गई, अंदर उनके लोगों की डिबेट चालू हो गई, कांग्रेस के जो नेता थे उनके अंदर ही आपस में थोड़ा विचार उनके अलग अलग हो गए। डिसेंशन का मतलब होता है कलह हो जाना, आपस में इनके खुद के ही मतलब दो विचार आ गए थे, तो डिसेंशन का मतलब आपस में कलह हो गया था इनके, थोड़ी डिबेट हो गई थी। टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स लेट 1920। तो इनके अंदर जो टू फैक्टर क्रिएट हो गए थे, दो अलग अलग तरह के विचार क्रिएट हो गए, तो उसके कारण से इंडियन पॉलिटिक्स वापस 1920 की जो जो पहले की 19, क्योंकि अभी जो समय आगे आ गए हैं, तो 1920 की पॉलिटिक्स जैसे एनवायरनमेंट उस समय वहाँ पे बन गया था कांग्रेस के अंदर। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसमें पहली एक बात और थी कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी चल रही थी, पैसे और सब चीज़ों की कमी चल रही थी। एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। अब एग्रीकल्चर प्राइजेस हैं या खेती से जो भी प्रोडक्शन होता है उन सब चीज़ों की प्राइजेस 1926 तक बहुत ही नीचे गिर रही थी, एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। 1930 के बाद तो और भी एग्रीकल्चर का जो भी प्राइसेस हैं वो बिल्कुल गिर गई थी, कि जो भी एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट बन एग्रीकल्चर की जो भी खेती के जो सामान होते हैं, खेती की जो चीज़ें होती हैं उनकी सब कीमतें गिर गई थी। एज द डिमांड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन। अब एग्रीकल्चर की प्राइसेस कम क्यों हो गई थी? क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स था या एग्रीकल्चर से बनने वाला जो सामान था उसकी डिमांड जो थी वो कम हो गई थी। एग्रीकल्चर से बनने वाले सामान की डिमांड अगर कम हो जाती है तो एग्रीकल्चर की प्राइसेस कम हो गई और एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो गया था। मतलब एग्रीकल्चर से बनी हुई चीज़ों की एक्सपोर्ट दूसरे देशों में कहीं पे भी सप्लाई होती थी, वो सप्लाई जो है वो एक्सपोर्ट बंद हो गया था, कम हो गया था। बंद तो क्या है, पे डिक्लाइन मतलब कम हो गया था, और कम हो जाने के कारण से एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कम हो गई। एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड होने पर एग्रीकल्चर की प्राइसेस भी कम हो गई। पेशेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। किसानों को अपनी फसल बेचना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एंड पे देयर रेवेन्यू, और किसानों को अपनी रेवेन्यू भरना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज टर्मोइल। 1930 तक कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस या गांव, तो 1930 तक जो भी गांव थे वो टर्मोइल की कंडीशन में आ गए थे। टर्मोइल का मतलब होता है पैनिक कंडीशन में, बुरी दशा में आ गए थे, वहाँ पे उथल पुथल मच गया था, वहाँ की इकोनॉमी खराब हो गई थी। सारा मतलब टर्मोइल का यही होता है कि वहाँ पे उथल पुथल मच गया था या उनकी दशा बहुत खराब हो गई थी। Against this background, new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। अब इस तरह की स्थिति भारत में थी और ब्रिटेन में जो टॉरी गवर्नमेंट बनाई गई थी, मतलब जो भी गवर्नमेंट के किसी भी टॉरी गवर्नमेंट लीडर जो भी है उनके नाम के हिसाब से लिख रखा है इन्होंने। तो टॉरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बनाई गई थी, उस ब्रिटेन की टॉरी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस समय में कॉन्स्टिट्यूटेड उन्होंने बनाया, क्या बनाया, ए स्टेट्यूटरी कमीशन। स्टेट्यूटरी का मतलब होता है जो कानूनी रूप से सही हो, ऐसा वैधानिक कमीशन बनाया, एक स्टेट्यूटरी कमीशन बनाया। और उस कमीशन को किसके अंडर में बनाया, किसकी लीडरशिप में बनाया, सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन की लीडरशिप में ब्रिटेन की टॉरी गवर्नमेंट ने एक स्टेट्यूटरी कमीशन बनाया, एक वैधानिक कमीशन बनाया। और उसके बाद क्या होता है, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ये जो भी साइमन कमीशन बनाया है, अब वो साइमन कमीशन जो है क्या करेगा, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये जो भी देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, गांधी जी और ये सब मिलकर जो देश को आज़ाद कराने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट का रिस्पॉन्स देने के लिए ही ये कमीशन बनाया जा रहा है। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। इस कमीशन का एक काम था कि ये भारत आएगा और लुक इनटू करेगा। लुक इनटू करने का मतलब होता है, मैंने सामने लिख रखा है, जांच करना, चेक करेंगे ये लोग। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, भारत का जो संवैधानिक सिस्टम है, उस सिस्टम को ये कमीशन आके चेक करेगा।
देखेगा, पूरा समझेगा, एंड सजेस्ट चेंजेस, और इसके अंदर कोई चेंज करने पड़ते होंगे तो चेंज के लिए सजेशन देगा। मतलब इंडिया जिस तरीके से अभी चल रहा है, और उसमें ये सब लीडर डिमांड बहुत सारी कर रहे हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंट करने की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेज यूँ चाहते थे कि ये इंडिपेंडेंट करने की डिमांड कर रहे थे, इनको कुछ और हम समझाते हैं ताकि ये इस सब तरह की डिमांड को छोड़ दें। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर चेंज करने के लिए एक कमीशन आने वाला था, जिसका नाम रखा था सर जॉन साइमन के नाम पे, साइमन कमीशन। तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में कोई कमी है क्या, इसको हमको ठीक करेंगे, ऐसे करके ये इंडिया में आ रहे थे। द प्रॉब्लम वाज दैट ये कमीशन अंदर आ रहा था भारत पे, तो कमीशन आया, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के लीडरों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खास दिक्कत जो थी वो इस पॉइंट में है। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। इस कमीशन के अंदर जो भी मेंबर होंगे, लेकिन कोई भी इंडियन मेंबर इसमें नहीं था। जैसे इंडिया के बारे में डिसीजन लेने के लिए कोई भी टीम आ रही है, कोई भी कमीशन आ रहा है, तो उस टीम के अंदर सिर्फ ब्रिटेन के ही लोग हों और इंडिया के नहीं हों, तो फिर वो इंडिया के फेवर में क्या डिसीजन ले सकते हैं? कुछ अच्छा तो इंडिया के बारे में सोचेंगे नहीं। ऐसा इंडियन लीडर्स ने सोच लिया कि इंडिया के बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन नहीं है। इस जो कमीशन के अंदर कोई इंडियन नहीं है, सिर्फ अंग्रेज हैं, सिर्फ ब्रिटिश लोग ही हैं, सिर्फ इंग्लिश लोग ही हैं। तो उसके कारण से इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दे वर ऑल ब्रिटिश, तो मतलब हमको इंग्लिश नहीं लिखना है, ब्रिटिश लिखना है। इंग्लिश तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है, ब्रिटिश इसके अंदर सारे थे। सर जॉन साइमन की लीडरशिप में साइमन कमीशन जो आया है, उस साइमन कमीशन के अंदर सारे लोग ब्रिटिश थे और कोई भी इंडियन उसमें नहीं था। तो ये प्रॉब्लम थी इस कमीशन की। व्हाट वाज साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन क्या था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। यू कैन राइट दिस आंसर, और उसके बारे में आगे भी बात लिख सकते हैं। When the commission arrived in India in 1928, जब यह कमीशन भारत में 1928 में आया था, it was greeted with the slogan "Go back Simon"। तो इसका जो स्वागत किया गया था, वो किस तरीके से किया गया था? उनको स्लोगन दिखाए गए थे, मतलब नारे लगाए गए थे, उसके बाद ऐसे पोस्टर भी बताए गए थे कि "गो बैक साइमन" नाम के जो स्लोगन थे कि साइमन वापस चले जाओ, उस नाम से उनको जैसे भारत में एंट्री करते ही इस तरीके से उनको स्लोगन दिखाए गए। All parties including Congress and the Muslim League participated in demonstration। और साइमन कमीशन के खिलाफ जो भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया और दूसरी पार्टीज ने भी पार्टिसिपेट किया और मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन October 1929 a vague offer of dominion status for India। अब यहाँ पर तो कांग्रेस, ये जो भी साइमन कमीशन लाना चाहते थे, वो तो भाई एंट्री भारत में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि भारत के लोग समझ गए थे लीडर कि हमारे इंडियन इसमें कोई है ही नहीं, तो हमारे बारे में क्या अच्छा सोचेंगे। इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन को तो गो बैक कर दिया, साइमन कमीशन का कुछ भी चलने नहीं दिया। अब इन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1920। अब इस बात से इनको और कुछ आगे करना चाह रहे थे, कुछ और जीत हासिल करना चाह रहे थे। तो द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1920, तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में एक और चीज बोली। क्या बोली? वैग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। और ऐसा एक वैग ऑफर रख दिया। वैग ऑफर का मतलब होता है जिसमें कुछ क्लियर बात नहीं हो, भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे ऐसा बोल दिया, जो कि एक तरह का वैग ऑफर था। वैग का मतलब होता है क्लियर नहीं होना या अस्पष्ट होना, ताकि ये इंडिया के लोग चुपचाप बैठे रहे, कुछ देंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ऐसे करके वादे कर रहे थे सिर्फ ये। एंड अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, और डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे तो उससे ऐसा लग रहा था कि भारत का जो फ्यूचर होगा अनस्पेसिफाइड होगा, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था। ये जो भी बात कर रहे थे वायसराय लॉर्ड इरविन, जो भी डोमिनियन स्टेटस भारत को देने की बात कर रहे थे, वो इंडिया के बारे में कुछ क्लियर बात उसमें नहीं थी। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चलेगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में एक इंडिया, तो उसके लिए डोमिनियन स्टेटस वर्ड काम में लिया है। तो कुल मिलाकर मतलब इसका यही था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट ये करना नहीं चाहते थे।
एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने एक तो वादा ही बोला कि डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को, और दूसरी उसके साथ में बात ये कर ली कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के अंदर जो नियम होंगे या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्यूचर में कैसा होगा, उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी होगी। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। ये चीज़ भी कांग्रेस के लीडर को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर जो भी रेडिकल थे, रेडिकल का मतलब जो उग्रवादी लोग थे, जो बहुत एग्रेसिव होते थे किसी भी काम के लिए, मतलब बिल्कुल मॉडरेट होकर के बिहेव नहीं करते थे, वो रेडिकल्स है। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय, तो कांग्रेस के अंदर जो भी रेडिकल लोग थे, लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम एसर्टिव। तो ये लोग भी और एसर्टिव हो जाते, ये लोग भी और एसर्टिव और मतलब बिल्कुल निश्चय निश्चय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और एसर्टिव हो जाते हैं। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, जो मॉडरेट लोग या जो भी लिबरल और मॉडरेट लोग हैं, जो कि बिल्कुल अंग्रेजों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा करेंगे, तो उनको लिबरल और मॉडरेट बोलते हैं। तो लिबरल और मॉडरेट हु वर द प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, क्योंकि ये लिबरल और मॉडरेट ऐसे नेता थे, ये लोग ब्रिटिश डोमिनियन, ब्रिटिश के अंडर में ही एक इंडिया चाहते थे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना दे जिसमें ब्रिटिश तो रहेंगे लेकिन वो हमारी बात हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे और देश को चलाएंगे, ऐसी डिमांड ये रख रहे थे। ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, तो धीरे धीरे ये लिबरल और मॉडरेट जो थे, इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस या अपना असर खो दिया था, क्योंकि यहाँ पर नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर थे, वो क्या चाह रहे थे, बिल्कुल ही ऐसा इंडिया चाहते थे जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट इंडिया हो। तो लिबरल और मॉडरेट का जो भी ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर में भारत को रखने की इच्छा थी कि ब्रिटिश रहते हुए भारत में अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना दें और भारत को चलाते रहें, उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो गया था। मतलब मॉडरेट और लिबरल लोगों का इन्फ्लुएंस या असर कांग्रेस में धीरे धीरे कम हो गया था, और नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो यहाँ पे लिखा है रेडिकल्स हैं, उनका जो असर ज़्यादा बिल्कुल ही एसर्टिव हो गया था वो, मतलब वो बिल्कुल निश्चयात्मक हो गए थे। ये लोग बहुत निश्चयात्मक हो गए थे, हम तो इंडिपेंडेंट इंडिया ही चाहते हैं, हम तो ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चाहते ही नहीं है, हम अंग्रेजों को पूरी तरह से देश से बाहर निकाल देना चाहते हैं। ऐसा ये रेडिकल जो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस है वो ऐसा चाहते थे, वो और एसर्टिव हो गए थे। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर मीटिंग होती है और उस लाहौर कांग्रेस से सेशन के अंदर डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज रखी जाती है। तो कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूरा देश हमको आज़ाद चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर में हम रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनेगा, ऐसा नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ऐसा उन्होंने लाहौर के कांग्रेस, लाहौर का जो सेशन था कांग्रेस का, प्रोग्राम किया था, उसके अंदर उन्होंने ये तय कर लिया कि पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब फुल इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज हिंदी वर्ड है और उसका मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया चाहते थे वो। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर क्लियर ये करना होगा कि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने क्या तय कर लिया कि ये वाला जो 26 जनवरी को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट कर लिया। और फिर क्या किया, व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर लोगों को एक शपथ लेनी थी, और वो प्लेज या शपथ क्या लेनी थी, क्या प्रतिज्ञा करनी थी कि भारत के इंडिपेंडेंस के लिए या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ये लोग स्ट्रगल करेंगे, पूरी भारत को पूरी तरह से आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल करेंगे, ऐसी उन्होंने प्लेज या शपथ या प्रतिज्ञा ली थी। और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट भी कर दिया था। बट सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन से कोई ज़्यादा अट्रैक्शन दुनिया देश के अंदर पैदा नहीं हुआ, इसने कोई ज़्यादा कमाल नहीं किया। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे to relate this abstract idea of freedom
to more concrete issues of everyday life. तो फिर महात्मा गांधी को महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे, महात्मा गांधी को एक तरीका ढूंढना पड़ा टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो हमको दिखाई नहीं दे उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो आज़ादी का ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को और भी कॉन्क्रीट, जो लोगों को थोड़ा महसूस हो, उस आइडिया और उस इशू के रूप में लाना चाहते थे। मतलब सिंपल बात ये है कि ये जो जो चीज़ थी, स्वतंत्रता और स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, ये शब्द किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। तो इस मुद्दे को उन्होंने क्लियरली उठाने के लिए एवरीडे लाइफ का कोई न कोई इशू उठाने की इच्छा मन में सोच ली थी कि यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट इशू, समाज का कोई ऐसा मुद्दा उठाऊंगा जो कि लोगों की रोज की जिंदगी से संबंधित हो। और इस मुद्दे के लिए महात्मा गांधी ने कुछ प्लान सोच रखा था और वो प्लान आपके सामने आगे आने वाला है। जो साल्ट है या नमक जो है, सॉल्ट मार्च बोल सकते हैं जिसको हम, जो नमक जो उस समय बहुत रेट उसकी ज़्यादा चलती थी या अंग्रेज़ों की मोनोपोली के हिसाब से वो वही बेच सकते थे, महंगा बिकता था, उसको उन्होंने मुद्दा बनाने का सोचा। तो मतलब महात्मा गांधी एक मुद्दा ढूंढ रहे थे उस समय की, एक कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ ले अपन, कोई ऐसा इशू ढूंढ ले जिससे कि सारे लोगों का ध्यान जो हमारा नया मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट उसकी तरफ खींचा जाए। तो ये मुद्दा उन्होंने आगे, इसके अंदर आगे इसका क्वेश्चन बनता है। इसके पहले एक और पिक्चर दे रखा है इसमें, मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर का, ये meeting of Congress leader in Allahabad 1931. Apart from the Mahatma Gandhi, you can see Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, सुभाष चंद्र बोस। ये लोग इलाहाबाद की 1931 की कांग्रेस की मीटिंग में बैठे हुए थे। ये पिक्चर दे रखा है, इसके नीचे नाम दे रखे हैं, हो सकता है इससे एक नंबर का क्वेश्चन बन जाए, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। इसके अंदर जो भी बातें हैं उसको पढ़ लेना है, उस लेवल की ही बात पूछेंगे वो, जितने लेवल का मटेरियल दे रखा है उतने लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, बाकी तो अंदर है ही नहीं तो कोई कैसे पढ़ेगा उसको। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोटा सा बनता है कि साइमन कमीशन जो है उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, उसके लिए विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसके अंदर लाला लाजपत राय का एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर दे रखा है कि लाला लाजपत राय वाज असल्टेड बाय ब्रिटिश पुलिस। असल्टेड का मतलब हमला करना या अटैक कर देना। तो लाला लाजपत राय के ऊपर ब्रिटिश पुलिस ने अटैक किया था ड्यूरिंग अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के खिलाफ एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था और उस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर लाला लाजपत राय के ऊपर असल्ट किया था, अर्थात क्या किया था, अटैक किया था या हमला कर दिया था, पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। एंड ही सक्कम्ड टू इंजरीज, और उनको क्या हुआ था, वो मर गए। क्यों मर गए, क्योंकि उनको कुछ चोटें लग गई थी। दैट वर इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उनके ऊपर कुछ चोटें लगी थी, उनके ऊपर कुछ इंजरीज या चोट इन्फ्लिक्ट हुई थी, उसके कारण से वो सकम्ड हो गए। सकम्ड हो जाने का मतलब होता है वो बीमार, मतलब उनको चोटें लगती है, चोट लगने के कारण से फिर वो मर जाते हैं। तो ये इतनी सी बात दे रखी कि लाला लाजपत राय की डेथ क्यों हुई थी। लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो भी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, उस डेमोन्स्ट्रेशन में पुलिस ने लाला लाजपत राय के ऊपर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था, उसके कारण से वो इंजरीज हो गई उनको और उसके कारण से वो मर गए थे। तो ये इतनी छोटी सी बात इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी। और व्हाट वाज साइमन कमीशन, ये डेफिनेशन भी आपको इसमें से याद रखनी है। जो भी इसमें दे रखा है उस चीज़ को आप पढ़ लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा।